गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अगले दिनों एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का प्रावधान बनने जा रहा है। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी। राम रावण का युद्ध प्रायः 2 महीने चला था। इसके बाद उन रीछ वानरों का क्या हुआ जो दल बल समेत ऋषिमुख क्षेत्र से समेट कर बटोर कर लाए थे। नल नील ने एक पुल बनाने के बाद पेंशन ले ली थी क्या? भरत लक्ष्मण चवर ही डुलाते रहे थे क्या? नहीं, वे सब सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त हुए थे और सतयुग की वापसी का योजनाबद्ध सरंजाम जुटाते रहे थे। कृष्णकालीन गोप गोवर्धन उठाने के उपरांत छुट्टी पर चले गए थे क्या? महाभारत भी प्राय 2 महीने में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद उन सब लोगों ने क्या किया? इसका उत्तर भी यही है कि परीक्षित के तत्वाधान में सुव्यवस्थाओं की स्थापना के विशालकाय प्रयत्न हुए थे। यही रीछ वानर उसे करते रहे थे। बुद्धि की परिव्राजक दीक्षा और संघारामों के निर्माण का जो वर्णन मिलता है वो सब मिलाकर 20-30 वर्षों का है। इसके उपरांत वो लाखों की बौद्ध मंडली विसर्जित तो नहीं हो गई थी। जेल से छूटने के उपरांत भी सत्याग्रही सर्वोदय आदि के रचनात्मक कार्यों में लगे रहे थे। इतिहासकारों की कुछ शैली ही ऐसी है कि विवाह की धूमधाम अफगानी भर का उल्लेख करते हैं। उसके उपरांत दोनों परिवारों में क्या हलचलें रहीं इसका वर्णन करने में उन्हें रुचि नहीं होती। इतने पर भी ये समझा जाना चाहिए कि आरंभिक मारधाड़ प्रधान घटनाक्रम ही सब कुछ होता है। महत्वपूर्ण तो वो रहता है जो सृजन की दृष्टि से किया जाता है और लंबे समय तक चलता है। बीज एक दिन में बो दिया जाता है, मुहूर्त उसी का निकालते हैं, पर फसल आने तक जो लंबी व्यवस्था करनी पड़ती है उसकी चर्चा लोग भूल जाते हैं। पर इससे क्या, वर्णन उल्लेख वाले अपनी बात आप जाने, तथ्य तो जहाँ है वहीं रहेंगे। बात सूक्ष्मीकरण के संदर्भ में चल रही है। उसका एक पक्ष है हमारे जिम्मे है। गाड़ी जहाँ दलदल में फंस गई है उसे निकाल देने और सड़क पर खड़ी कर देने जितनी ही क्षमता और अवधि अपने पास है। स्थूल कार्यों से मुक्त होकर बड़े कार्य अगले चरणों में किए जाने हैं। पर ये नहीं समझना चाहिए कि इसके बाद कुछ करने को शेष ही नहीं रहेगा। जो करना होगा वो इतना ही बड़ा होगा जो 15 मिनट के ऑपरेशन के उपरांत रोगी को अच्छा करने के लिए महीनों करना पड़ता है। बहुमुखी सृजन उससे ठीक कठिन है। हमारी 2 प्रकार की कार्य पद्धति हैं। एक को ढाल और दूसरी को तलवार कहना चाहिए। एक से अपना बचाव करना है और दूसरी से शत्रुओं को खदेड़ना है। इन दोनों खदेड़ने वाला काम प्रत्यक्षतः बड़ा दिखता है क्योंकि उसने जीवन मरण जैसी समस्या उत्पन्न कर दी है। विनाश अपनी चरम सीमा पर है। उसे अभी और कुछ समय खेल खेलने दिया जाए तो फिर लाखों वर्षों की संचित सभ्यता और प्रकृति का कहीं अता पता भी नहीं चलेगा। धरातल की दुर्गति शमशान जैसी होगी और यहाँ कंकाल बिखरे तथा भूत नाचते दृष्टिगोचर होंगे। इस विनाश विभीषिका के उत्पादन केंद्रों पर समय रहते गोलाबारी करनी है ताकि महाप्रलय का अवसर प्राप्त करने से पूर्व ही वे अपने हाथ पैर तोड़वा बैठे और वो ना कर सके जो करने की डींग हाँकते और आतंक मचाते हैं। एक ये कार्य हुआ जो हमारे जिम्मे है। सूक्ष्मीकरण के उपरांत हमें विश्वास है कि दधीची वाला इंद्र वज्र बन सकेगा और जो व्रतासुर का अहम चूर्ण कर सकेगा। हमें विश्वास है कि जिस शांति और प्रगति के प्रयास से धरातल जल रहा है उसे शीतलता प्रदान करने योग्य गंगावतरण हो सकेगा। इसमें किसी भागीरथ का तप काम आ सकेगा। दूसरा पक्ष नर्सरी उगाने जैसा है। अगले दिनों इसी धरती को
स्वर्ग की तरह बनाना है। मानवीय गरिमा की टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ना है। जो गवा चुके हैं उसे फिर से प्राप्त करना है। इसीलिए इसी भूमि पर नंदनवन कल्प वृक्ष उगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी तैयारी भी साथ साथ चालू रहनी चाहिए। गोला बारूद की फैक्ट्री भी पूरी तत्परता से आवश्यक सामान उत्पादन करने में निरत रहे, किंतु दूसरी ओर विशालकाय कृषि फार्म में ऐसी नर्सरी भी बोई उगाई जाती रहे ताकि समय पर खोया हुआ ऊंट घड़े में ना ढूंढना पड़े। तैयारियां दोनों तरह की हमें दोनों ही प्रबंध करने पड़ रहे हैं। देव शक्तियों के साथ संबंध साध कर वो सरंजाम जुटाना पड़ रहा है जिससे कि आतंक की छाती पर ऐसा घूसा जमाया जा सके कि उसे पीछे ही हटते बने। इसके लिए हमसे बड़ों की समर्थों की सहायता अपेक्षित हो रही है, सो वो जुटाई जा रही है, जुट रही है और विश्वास है कि जितनी कम है वो पूरी होकर रहेगी। अगले दिनों महाविनाश की घोषणा हर क्षेत्र में हो रही है। परिस्थितियों को देखने वाले एक ही बात कहते हैं कि महाविनाश अब आया तब आया। इतने पर भी हम अकेले का ये कथन अन्य सभी के प्रतिकूल है कि ये दुनिया न केवल जिएगी वरन और भी अच्छी बनेगी। जिन्हें रुचि हो वो इस भविष्यवाणी को नोट कर ले। युद्ध जहां तहां क्षेत्रीय स्तर के होते रहेंगे, ऐसी कोई विपत्ति खड़ी ना होगी जिससे समूचे संसार भर के मनुष्य समुदाय का भविष्य ही संकट में घिर जाए। इसके अतिरिक्त दूसरा पक्ष है सृजन का। उसके लिए ट्यूबवेल खरीदना, जनरेटर बिठाना, नर्सरी उगाना है, बीज गोदाम जमा करना है, ट्रैक्टर खरीदने हैं और सरंजाम जुटाने हैं जो लहलहाते फसल उगाने में आवश्यक होते हैं। ये साधन क्या हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं? इसका उत्तर एक ही है कि अंत तक की हमारी संचित संपदा इस प्रयोजन की पूर्ति में अच्छी खासी सहायता देगी। संचित संपदा से तात्पर्य है संजोया हुआ गायत्री परिवार। इनमें से अधिकांश छोटे हल्के दिखते हैं, उनकी योग्यता एवं समर्थता हल्की लगती है, तो भी ये विश्वास किया जाना चाहिए कि ये कलियां अगले ही दिनों खिलकर फूल बनेगी। ये अंकुर हरे भरे पौधे बनकर समूचे कृषि क्षेत्र को लहलाएंगे। ये अभी के छोटे बछड़े कल परसों तक हल चलाएंगे और रथ खींचते हुए दिखाई देंगे। बच्चे सभी के अनगढ़ होते हैं, उन्हें शऊर कहाँ होता है, फिर भी वो देखने में कितने सुंदर लगते हैं। उनकी अनगढ़ हरकतें भी सुहाती हैं, उनके अधरों पर भविष्य चमकता है। ऐसा ही कुछ प्रज्ञा परिवार के संबंध में कहा जाए तो अत्युक्ति ना होगी। उसमें हनुमान, अंगद निश्चय ही उंगलियों पर गिनने जितने हैं, पर कुरेद कर देखा जाए तो जटायु और केवट, शबरी और गिलहरी की भक्ति भावना में ये समूचा समुदाय भरा पड़ा है। छोटा होने पर भी वे कहते हैं कि हमसे आशा रखी जा सकती है। अगले वर्षों में पूज्य गुरुदेव के कार्य दो तरह के होंगे, तलवार और ढाल की तरह, जिसमें गायत्री परिवार का विशेष योगदान रहेगा। आज के लिए इतना ही।